चाहिए, उसको न्याय चाहिए। लेकिन सारे पति तो परमेश्वर नहीं हो सकते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। केस को पूरा समझो। रिश्ते खत्म करके सिर्फ ऐसे एग्रीमेंट बनवा कर ही काम कर रहे हो ना। नितिन पडियार मरा नहीं है, मारा गया है। हर हर महादेव सभी को। और आज जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, वास्तव में वो सोचने लायक मुद्दा है, जिसके बारे में आजकल हर कोई जान पा रहा है। हर लड़के के फोन की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पे आजकल वही चीज आ रही है। मैं बात कर रहा हूं नितिन पडियार केस के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ही कुछ केस अतुल सुभाष का भी आपने सुना होगा। काफी टाइम तक उनके वीडियो आते रहे, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। लेकिन जब बंदा चला गया, जब मर के चला गया, तब उसके बारे में लोग जानने लगे, ढूंढने लगे क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो उनके केस में क्या था कि जो अतुल सुभाष है, उनकी पत्नी उनका निकिता, जिनका आपस में डिवोर्स केस चल रहा था, और जो अतुल सुभाष है वो अपने बच्चे से मिलना चाहता था। लेकिन उस पर केस इतने ज्यादा एलिगेंस लगा दिए गए थे, इतने ज्यादा केस ठोक दिए गए थे कि वो चाहकर भी अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा था। ये अतुल सुभाष की निकिता क्या चाहती थी? ये चाहती थी उससे उसकी जितनी भी संपत्ति, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, उसकी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा। और उसने मोहरा क्या बनाया? अपने बेटे को। और इसके चक्कर में उसने अतुल सुभाष के ऊपर इतने सारे दहेज प्रथा और दूसरे प्रथा सारे के सारे केस ठोक डाले, जिससे वो दिन रात परेशान रहता था। तो फिर धीरे धीरे वो ज्यादा भर गया। वो अपनी ड्यूटी छोड़ छोड़ के केस के लिए कहाँ जाता, कभी यहाँ से काम करता तो कभी वहां जाता। वो बहुत परेशान हो गया था कानूनी व्यवस्था से। अंत में वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया और इसी भाग दौड़ में वो परेशान होकर जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने खुदकुशी का रास्ता चुना। ये हम जैसे लड़कों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमें ऐसे मुद्दों को छोड़ देते हैं और इनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए। तो अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं उनका नाम है नितिन पडियार, जो कि आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं। उनके साथ हुआ क्या? उन्होंने प्यार किया और प्यार में उनको ऐसा धोखा मिला कि उसकी वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ा। जी मैं सही बोल रहा हूं भाई। क्या हुआ मैं आपको शुरू से बताता हूं। नितिन पडियार इंदौर के रहने वाले हैं, बाणगंगा के नंदनगर के, और काम करते हैं। कोई बता रहा है कैफे में काम करते थे, कोई बता रहा है कि इवेंट फोटोग्राफी करते थे। अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस उनके बताए जा रहे हैं। और उन्होंने प्यार में शादी की और शादी के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड क्यों किया, चलो शुरू से जानते हैं। 2019 में उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से उनको एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों लिविंग में रहने लगे। फिर उनकी शादी हुई। अब इतना प्यार हो ही जाता है, लिविंग में रहते हैं कि यार एक दूसरे को समझने लगते हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। और जब फोन में बात करते हैं तभी हम लोग एक दूसरे से इतने घुल मिल जाते हैं। तो जब साथ में रहता है बंदा तो उनके बीच में आपस में बात हुई और उन्होंने शादी कर ली। लड़की इंदौर में पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ पर वो उससे मिलती है। उसके बाद जब वो शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद वो लड़के के घर पे रहते हैं, नितिन पडियार के घर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर घर में ये मैटर चलता ही है, कभी सासू लड़ रही है बहू से वो सब जो ड्रामा चलता है वो चलता ही रहता है, जिंदगी है। और ये सब चीज़ें छोटी मोटी रहती है, इनसे हम आराम से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन लड़की हर्षा, उसका पूरा रिमोट कंट्रोल सीता शर्मा जी के पास। सीता शर्मा जी हर्षा शर्मा की माँ है, जो कि राजस्थान से है। तो वो पूरा उनको ज्ञान देती थी, क्योंकि उसके पास भी हर्षा के पास भी बात करने के लिए कोई नहीं था। तो वो अपना सारा जो जितना भी बातों का मसला था वो सिर्फ अपनी माँ को बताती थी। और उसकी माँ जो राय देती थी वहाँ से जो वो उसको बता देती थी, उसके दिमाग में फीड हो जाता था। तो वो यहाँ पे यही करती थी। अब कुछ टाइम बाद, शादी के बाद इनके बच्चा होता है और अचानक से वो बोलती है कि मुझे ये बच्चा अपनी माँ के पास लेके जाना है, मैं वहीं रहूँगी। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं आराम से तुम लोगों का ध्यान रख सकता हूँ, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से रह सकते हैं। और उसकी माँ ने भी बोला, नितिन की माँ ने भी बोला कि बेटा क्या परेशानी, कुछ परेशानी हो तो बताओ, हमारे साथ ही रहो। ये सब चलता रहा। लेकिन जब ऑर्डर ऊपर से आ गया उसकी माँ के पास से तो उनको जाना पड़ा। वो दोनों चले गए, बच्चे को लेके चली गई वो। अब वो धीरे धीरे बात करता रहा और बात होनी धीरे धीरे कम हो गई। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बोला उधर से जा रहा था कि धीरे धीरे बात कम करेंगे।
अब एक दिन उसकी मम्मी हर बार जब ये फ़ोन करता है उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है, उसकी साली फ़ोन उठाता है, कोई फ़ोन और दूसरा वो हर्षा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है कि देखो बात ऐसी है बेटा कि हमारी जो बेटी है वो आपको पसंद नहीं करती है और इससे दूर रही है और ये आपका जो जितना भी रिश्ता था वो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। तो वो अचानक से झटके में आ गया कि यार मेरा तो बच्चा है, वो मैं बच्चे के बिना कैसे रहूँगा। एक बाप जो होता है अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार रखता है, वो सारा अचानक से उससे छीन लिया गया। तो उसका दिमाग हिल गया, वो कोशिश करता है अपने बच्चे को लाने के लिए। तो वो कुछ टाइम बाद केस कर देते हैं दहेज प्रथा का कि दहेज प्रताड़ना कर रहा है ये आदमी। और जब ये केस इनके पास पहुंचता है तो ये सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जैसे ही मैंने बच्चे को यहाँ बुलाने की बात की इन्होंने दहेज प्रथा का केस ठोक दिया और उसमें सारे परिवार का नाम घसीट दिया। जितने भी लोग थे, मम्मी, घर वाले जितने भी थे, भाई वगैरह, सबका नाम घसीट दिया कि इन सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है और अनाप शनाप केस ठोक दिए। क्योंकि जब एक लड़की केस ठोकने जाती है तो वकील थोड़ा सा समझाता है उसको बोलता है कि देखो मैडम आप अगर ओरिजिनल बात लिख दोगे या छोटी मोटी ऐसी बात लिख दोगे तो आपका केस थोड़ा ढीला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मजबूत नहीं रहेगा। तो क्या क्या हुआ था, अगर किसी ने धक्का दिया ना तो मारने की कोशिश, वो सब लिख दिया जाता है। लड़के के साथ यही होता है, हमेशा शुरू से यही होता हुआ है। और ये देखो ये जो एक दो केस हो रहे हैं ना उससे ये पता लग रहा है कि ऐसा होता है। लेकिन जेन्युइन में अगर आप अदालत में जाते हो तो ऐसे बहुत सारे भतेरे केस है। और मैं ये नहीं कहता कि हर औरत गलत है भाई, ये औरतों का जब ये मसला आता है तो कई लोगों के आदमी भी दारू वारू पी के ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो पत्नी उनको छोड़ के जाती है और उनके पास किसी और चीज़ का सहारा नहीं होता है, इसलिए वो ये सब चीज़ों का केस लड़ती है और उनको जस्टिस मिलता है और वो जो पैसा मिलता है मुआवजा उससे अपने आगे की ज़िंदगी जीती है। लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ औरतें इस चीज़ का गलत उपयोग करती है, इसी कानून का वो गलत उपयोग करती है। तो जब उसको पता लगता है कि इसमें तो मेरे पूरे परिवार को घसीट दिया तो वो थाने में जाता है, बोलता है कि इसमें तो इनकी तो कोई गलती नहीं है मेरे परिवार वालों की। तो वो वहाँ से लोग बोलते हैं 50,000 रुपये दो और सिर्फ आपका नाम रख लो, बाकी का हटा देते हैं। अब उसके पास 50,000 की व्यवस्था भी नहीं है, अचानक से वो कहाँ से करे। और केस में लिखा गया है कि 30 लाख रुपये उनको चाहिए मुआवजे के तौर पर। उसका दिमाग हिल जाता है, वो केस इधर से भी लड़ता है, वो अपनी सच्चाई से लड़ता है, वो उधर गलत तरीके से लड़ते हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई में असत्य थोड़ा सा भारी पड़ जाता है इस कलयुग में। वो लड़ते 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 अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे से मिलने के चक्कर में वो काफ़ी टाइम तक इस केस के लिए लड़ता है। और यहाँ से बार बार इंदौर से वो वहाँ जाता है और हर बार सुनवाई के लिए बुला लिया जाता है, साइन सिग्नेचर। वो अंत में इस कानून की व्यवस्था से परेशान होकर, जैसे कि आपने वो केस सुनाई था अतुल सुभाष का, वैसे ही, क्योंकि आखिर में कोई ऑप्शन है ही नहीं एक आदमी के पास कि वो कब तक लड़े, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जस्टिस के लिए। उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। लेकिन उसको आखिरी रास्ता लगा कि क्यों ना मेरे मरने का ही सबूत दे दूं, कि अगर मैं मर जाता हूं और मैं कुछ लिख के जाता हूं तो शायद उसको सबूत मानकर मुझे मरने के बाद तो जस्टिस मिलेगा। नितिन पडियार ने टोटल 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसके अंदर उसने सारी बातें लिखी जो उसके साथ आप बीती हुई। लेकिन उसमें से जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या लिखे, आप भी स्क्रीन में देख पाएंगे। मैं नितिन पडियार भारत सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले, क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपने ये कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे। मतलब नितिन अपनी तरफ से ये सबको मैसेज देना चाहता है, कानून व्यवस्था को मैसेज देना चाहता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम जैसे लड़कों का घर उजड़ता रहेगा और ऐसे ही औरतें लड़कों को प्रताड़ित करती रहेगी, उनको झंझोड़ती रहेगी और लड़कों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि अगर वो गुस्से में कुछ करता है तब भी वही गलत है और कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालता है तब भी वही गलत है। हर तरीके से सिर्फ लड़का ही गलत होगा, क्योंकि ऐसे केस में सिर्फ कानून लड़कियों की तरफ बोलता है, लड़कों की तरफ नहीं बोलता है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कियों के लिए कानून बने हैं तो लड़कों के लिए भी बनना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने बोली है, और अगर
किसी को भी ये समझ आए कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाए, और अगर समझ ना आए तो खुद की बारी का इंतजार करें। इसमें नितिन पडियार बोलते हैं कि अगर आप मेरे दुख को और अगर मेरी पीड़ा को और मेरी मजबूरी जो जिसकी वजह से मैंने ये सब कदम उठाया है, अगर आप उस चीज को समझ रहे हो तो आप मुझे न्याय दिलाओ जितना अगर आपसे हो सकता है, जैसे भी, क्योंकि मैं जीते जी इस चीज से लड़ के थक चुका हूं, और अगर मेरे मरने के बाद ही अगर मुझे न्याय मिलता है तो मुझे न्याय दिलाओ। और अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते हो, अगर आप मेरे केस को समझ रहे हो और न्याय नहीं दिला सकते हो, तो अपनी बारी का इंतजार करना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप इसके लिए बात नहीं करोगे, इसके लिए मुद्दा नहीं बनाओगे, अगर इन चीजों के बारे में बात नहीं करोगे और न्यायालय तक इस बात की पहुंच नहीं होती है, तो आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ होगा। और अगली बात में वो बोलते हैं, मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हर्षा शर्मा है, और हर्षा की बहनें मीनाक्षी शर्मा और वर्षा शर्मा है, और मेरी सासू सीता शर्मा है। उन्होंने इस वाले में बताया है कि मेरी जो भी इस चीज का, इस कारण का जिम्मेदार है और कोई नहीं है, इन लोगों पे मैं पूरी जिम्मेदारी बता रहा हूं कि इन लोगों की वजह से, इन लोगों की प्रताड़ना, परेशानी और मेरे ऊपर जितने भी एलिगेंसेस लगाए गए हैं, उस चक्कर में मैंने ये सब किया है। और फिर एक जगह पर लिखते हैं, भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें। कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि जो अगर शादी सही कहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने तो अच्छे के लिए किया, मैंने प्यार के लिए किया, मैंने जो प्यार किया था उसको आगे निभाने के लिए मैंने शादी की। अगर इसे ही शादी कहते हैं तो शादी मत करना, कभी मत करना, और अगर करते हो तो एग्रीमेंट बनवा कर शादी करना। भाई ने यहां पर पूरा बोल दिया है कि अगर बाद में, शादी के बाद अगर ऐसी ही चीजें, ऐसे ही कानून लड़कियों की तरफ बोलते हैं तो पहले से एग्रीमेंट करवा देना भाई, कि आपके साथ जो भी चीज हो रही है, वो जितने भी नियम चल रहे हैं वो यहाँ के यहाँ लिख दिए जाए। इसके बाद न मेरा आपसे इस चीज में कोई संबंध, ना मतलब दो इंसानों के बीच में, जो एक मालिक और एक नौकर के बीच में जैसे एग्रीमेंट होते हैं, एक मकान मालिक और एक किराएदार के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं, रिश्ते खत्म करके सिर्फ ऐसे एग्रीमेंट बनवा कर ही काम कर लो ना, जब नियम सारे एक ही तरफ चलने हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक आदमी होता है जो अपने प्यार को पाने के लिए उसे शादी कर लेता है, और फिर वो जब इतनी सारी परेशानी चलता है, ये एक ही केस नहीं है, कितने सारे केस हो गए यार। मतलब भाई ने सुसाइड कर लिया और उस चीज के बारे में कोई चीज नहीं हुआ, और मैं देख रहा हूँ लोग धरने दे रहे हैं और उसके अंदर बोल रहे हैं कि बेटियां बहुत बचा ली, अब लड़कों को बचा लो, बेटों को बचा लो, नहीं मर जाएंगे सब। यार एक आदमी ना जिंदगी भर परेशान होता है कि यार वो अपने परिवार के लिए कुछ करे। एक औरत ही वो अपने परिवार को बचाने का, मतलब एक बच्चा है और उसको बचाने के चक्कर में पूरा अपने घर वालों की बात मान रही है। अब एक माँ जिसने उस बच्चे को, नितिन जी को इतना बड़ा किया, एक भाई जो बचपन से उसका साथ में खड़ा रह के इतने बड़े हुए, वो हंस खेल के बड़े हुए, एक बाप जिसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ढोल के अपने सारे कंधों का भार उनकी पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में लगा दिया, उनको बड़ा करने में लगा दिया, वो सब उजड़ जाता है। उस लड़के से जितनी परिवार को उम्मीद थी वो सारी खत्म हो जाती है। किस लिए? सिर्फ इन चीज़ों के चक्कर में, जो वो कुछ नहीं कर पाता उस चक्कर में। तो मेरा बस एक ही मानना है कि यार प्लीज़, बात सिर्फ नितिन को जस्टिस दिलाने की नहीं है, बात है उसकी कही हुई बातों पर अमल करने की। उसने कहा है कि कानून से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना कि ऐसे कोई नियम बनाए जिससे लड़के बच पाए। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं बच पा रहा हूँ, उसने कहा है कि अगर आप भी इस चीज से गुजरोगे तो आपको भी ये चीजें भुगतनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में पति को परमेश्वर माना गया है और पत्नी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन सारे पति तो परमेश्वर नहीं हो सकते, इसीलिए तो इतने केस आ रहे हैं। और इसी तरीके से हर पत्नी भी देवी नहीं हो सकती। तो मैं न्यायपालिका, न्याय से इतनी ही निवेदन करता हूं
कि जैसे आपने स्त्रियों को बचाने के लिए, औरतों के लिए इतने सारे नियम बना रखे हैं, कुछ नियम लड़कों के लिए भी बना दो, ताकि जो सीधे साधे लड़के हैं वो ऐसे चंगुल में ना फंस पाए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और एक न्याय के लिए लड़ सके। क्योंकि एक लड़की को न्यायालय में सिर्फ आंसुओं की जरूरत पड़ती है सबूत के लिए, लेकिन एक लड़के को सबूत देने के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो ऐसे मासूमों की जान ना जाए, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कुछ नियम लड़कों के लिए भी बना दो। और आपको कैसा लगता है इस बारे में सोच के? ये जो जितने भी नियम है सिर्फ लड़कियों के लिए है, आपको कैसा लगता है इस बारे में सोच के? कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। हर हर महादेव।